नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म का टॉपिक है पॉलिनेशन और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्या है। हालांकि आपको एंजियोस्पर्म में निषेचन के बारे में हमने पहले जानकारी दी है। इसमें एंजियोस्पर्म का सेलिएंट फीचर होता है, अभिलाक्षणिक गुण है कि उसमें द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इसकी खोज है वो नावासेन ने की थी। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी नावासेन ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और स्ट्रासबर्गर ने नॉर्मल जो गैमेटिक यूनियन का प्रोसेस है जिसे अपन सिनगैमी कहते हैं, और इसकी डिस्कवरी है वो स्ट्रासबर्गर ने लिलियम के अंदर की थी। तो ये फर्टिलाइजेशन की होल प्रोसेस क्या है उसको अपन चरणबद्ध तरीकों से स्टडी करेंगे, और ये आपके यूनिट 4 में लगभग लास्ट चैप्टर है। उसके साथ एक एम्ब्रियो सेक का न्यूट्रिशन भी अपन स्टडी करेंगे, और इसके बाद फिर अपन थर्ड पेपर का स्टडी करेंगे। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर चूंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है और इसमें अभी तक अपन ने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा है। जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्ड हो चुके होते हैं, ये इनका डेवलपमेंट लगभग साथ साथ ही होता है। और जहाँ तक क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट होते हैं स्पीसीज, उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट थोड़ा पहले होता है, और मोस्टली टू सेल्ड स्टेज का जो फीमेल मेल गैमेटोफाइट जिसे अपन पोलन ग्रेन कहते हैं, जिसमें एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल आती है, उस केस में ये पॉलिनेशन के द्वारा स्टिग्मा तक परागकण पहुंचते हैं, और इसके साथ ही एम्ब्रियो सैक में एग सेल और ये भी मैच्योर हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया क्या है। तो परागण जो होता है इसे इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। परागण की ये परिभाषा है कि किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प अथवा किसी अन्य उसी प्रजाति का किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया है वो परागण कहती है। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर सेक फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। तो परागण जो है, परागकण जो आपके टू सेल्ड स्टेज में मोस्टली होते हैं और कुछ प्लांट में जर्मिनेटिंग कंडीशन में भी होते हैं, और ये टू सेल्ड स्टेज का पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है, और उसके बाद में स्टिग्मा पे अलग अलग प्रकार की रिकॉग्निशन रिएक्शन होती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन हेल्प करती है, और जब एंथर से स्टिग्मा तक परागण की जो जर्नी होती है परागण की पोलन ग्रेन की, तो उसको कुछ विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। यदि वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर मेल और फीमेल प्लांट अगर अलग अलग है, और उस केस में आप देखिए जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी लंबी जर्नी है वो पोलन ग्रेन को तय करनी पड़ती है, तो उस केस में पोलन ग्रेन की जो एक्जिन होती है वो काफ़ी थिक होती है, और उसमें स्पोरोपोलेनिन, पोलन कीट और ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, ट्रेफाइंस वगैरह ये सब पाई जाती है, जो इस हैजार्डस जर्नी में पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है, या वेरी हाई टेम्परेचर या वो वेरी लो टेम्परेचर से परागण को प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद में ये स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद फिर उनका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन के बाद में किस प्रकार से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब का पाथ क्या होगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ किस प्रकार से होगी, इसके बाद पोलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे होगी, और उसके बाद में जो मेल गैमीट का एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज किस प्रकार से होता है, और जिसमें एक मेल गैमीट एग से फर्टिलाइज होकर के सिनगैमी के द्वारा जाइगोट का निर्माण कैसे करेगा, और सेकेंड जो मेल गैमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा आपके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और ये दोनों प्रोसेस कलेक्टिवली डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो इस पूरी प्रोसेस के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो आपको दी है, और जब परागण की बात आती है तो एक तुम्हारी परीक्षा में प्रश्न आता है कि साल्विया जो होता है उसमें परागण की विधि क्या है। इसको हमने टेक्सोनॉमी वाले चैप्टर में आपको बताया था, लेबिएटी फैमिली में साल्विया स्प्लेंडेंस है। साल्विया के अंदर परागण की एक इंटरेस्टिंग मेथड है, क्योंकि साल्विया में जो पुंकेसर होते हैं वो दो होते हैं, और प्रत्येक पुंकेसर की कनेक्टिव काफ़ी लंबी होती है, और उसमें एक फर्टाइल लोब होता है और एक स्टेराइल लोब होता है। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है, तो इंसेक्ट जैसे ही
प्रवेश करता है तो वो स्टेराइल लोब पे बैठता है और उसके बाद में फर्टाइल लोब है वो उसकी विंग के रब करती है, रब करता है, जिसके कारण पोलन ग्रेन उस इंसेक्ट के विंग पे लगते हैं और जैसे ही ये इंसेक्ट उस फ्लावर से बाहर निकल के दूसरे फ्लावर के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करते हुए वो स्टिग्मा जो होता है उस फ्लावर का वो उस विंग के टच करता है और पोलन है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है इंसेक्ट के द्वारा। तो साल्विया में परागण की विधि क्या है उसको आपको सचित्र समझाना पड़ता है। और इसके अलावा जब अपन परागण की स्टडी करते हैं तो उसमें एक तो नॉर्मल परागण किस एजेंसी के थ्रू होता है उनके अलग अलग नाम हैं, और दूसरा परागण की प्रोसेस में एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के केस में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, कभी कभार ये बात आती है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं हो रहा है, प्लस क्रॉस पॉलिनेशन क्यों हो रहा है उस प्लांट में, तो उसके पीछे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, नेचुरल बैरियर्स होते हैं। और ये नेचुरल बैरियर आपके अलग अलग रूप में, जैसे कि आपके डाइकोगेमी, हर्कोगेमी, हेट्रोस्टाइली, इस प्रकार से अलग अलग उसके सारे फॉर्म है। तो आगे और कभी लेक्चर में अपन डिस्क्रिप्शन उसका डिटेल करेंगे। अभी अपन नॉर्मली देखते हैं कि परागण जो होता है, परागण पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो किस एजेंसी के द्वारा होती है उसके आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले एंटोमोफिली, एंटोमोफिली को कीट परागण कहते हैं और इसमें कीट का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसा कि आपको पता है मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म है वो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, यानी कि वो एंटोमोफिलस होते हैं। और जैसा एस्टेरेसी की प्लांट फैमिली है सबसे लार्जेस्ट, उसमें सारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं और इसलिए ये एक एंजियोस्पर्म का अभिलाक्षणिक गुण भी है कि इसमें कीटों के द्वारा परागण होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है और ये आपके मोस्ट ऑफ फैमिली पाए जाते हैं। सेकंड एनिमोफिली है जिसके वायु परागण कहते हैं, और वायु परागण का प्रोसेस है वो मोनोकॉट में, यानी कि पॉयसी फैमिली जो आप ग्रासेस जितनी भी अपन पढ़ते हैं तो घास फूल में परागण की प्रक्रिया है वो आपके वायु परागण के रूप में होता है। जैसे आपको पता है फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हो कि जितने भी आपके जिम्नोस्पर्म है ये सारे एयर पॉलिनेटेड होते हैं, उसमें एनिमोफिलस होते हैं। मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म एनिमोफिलस होते हैं और मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इंसेक्ट के द्वारा यानी एंटोमोफिलस होते हैं। तो एनिमोफिली एंजियोस्पर्म में ग्रास फैमिली में पाई जाती है और ये आपके वायु परागण होता है। जैसे कि एक वायु परागण में मक्का की जब बात करते हैं, क्योंकि मक्का जो होता है उसमें एक ही पादप पर नर और मादा जो पुष्प है वो अलग अलग पोजीशन पे लगे रहते हैं। तो नर पुष्प होता है वो आपके टॉप पोजीशन पे होता है प्लांट के, जिसे टेसल कहते हैं, और उसमें पोलन ग्रेन बनते हैं। और जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है मादा पुष्प क्रम, ये पूरे टेसल है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस है। और आपका जो भुट्टा जो होता है जिसे इंग्लिश में कॉम्ब कहते हैं, ये कॉम्ब जो है वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये एक पुष्प नहीं है, पूरा पुष्प क्रम है। और उसमें से जो सिल्की ईयर्स निकलते हैं वो सारी स्टाइल्स है। स्टाइल्स, जहाँ तक स्टाइल की बात है, जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना है, पेपावर रोयास पेपावर है, सोमनीफेरम, इसमें रिड्यूस्ड स्टाइल पाई जाती है। जबकि आपके जियामेज है तो उसमें 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी ये स्टाइल पाई जाती है। तो ये सारे स्टाइल होते हैं। और पोलन ग्रेन जो है वो हवा में आपके नीचे गिरते हैं स्टिग्मा पे और उसके बाद पॉलिनेशन होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग उदाहरण है। तो इसमें एक ही प्लांट पे नर और मादा पुष्प अलग अलग हैं और मोस्ट ऑफ केस में एक ही फ्लावर में आपके दोनों ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उस केस में दिक्कत नहीं आती है। और ये सारे एनिमोफिलस प्लांट की बात है। हाइड्रोफिली जो होती है वो आपके जल के द्वारा होती है, वाटर उसमें एजेंट होता है, वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन है वो मूव करते हैं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके वेलिस्नेरिया होता है। वेलिस्नेरिया सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट होता है और जल में डूबा हुआ रहता है। उसमें नर पुष्प जो होता है वो उसका स्टॉक छोटा होता है और मादा पुष्प क्रम का स्टॉक है वो आपके स्प्रिंग नुमा होता है। जैसे मैच्योर होते हैं तो मादा पुष्प क्रम है वो आपके टॉप वाटर लेवल तक आ जाता है, लेकिन नर पुष्प क्रम छोटा होता है, उसके पोलन ग्रेन पानी के थ्रू ऊपर सरफेस पे आते हैं और इस प्रकार से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है वेलिस्नेरिया के अंदर। मिर्मिकोफिली जो होती है एक की चींटियों के द्वारा होती है। आप देखिए काफ़ी प्लांट जैसे स्पेशली माइमोसोइडी के प्लांट है, आपके बबूल है, अकेसिया जो है वहाँ पे काफ़ी चींटियाँ पाई जाती है। एक कुकरबिटेसी के प्लांट होते हैं। तो ये कुछ प्रजातियों के प्लांट है उसमें चींटियों के द्वारा यानी कि जो एंड्स हैं उनके द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। और मोस्ट ऑफ केस में जैसे कुकरबिटेसी है तो उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। तो ये एंटोमोफिली कहलाती है। और यहाँ पे न केवल चींटियाँ परागण करती है बल्कि उन चींटियों को उसमें प्लांट से कुछ नेक्टर या उनको शेल्टर भी मिलता है। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरेक्शन होता है। तो मिर्मिकोफिली यानी एंड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो होता है।
फिर लास्ट में एक है चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली ये आपके कहलाती है चमगादड़ के द्वारा परागण। चमगादड़ जैसे बहुत ही, जैसे इंग्लिश में बैट कहते हैं चमगादड़ को, जूलॉजी में उसको टेरोपस कहते हैं, और इंग्लिश में उसको आपके एक नाम फ्लाइंग फॉक्स भी है, फ्लाइंग फॉक्स। तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। तो चमगादड़ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कुछ प्लांट स्पीसीज है एंजियोस्पर्म की जिसमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। तो जहाँ पे चमगादड़ की कमी होती है, चमगादड़ का विलुप्तपन हो जाता है, तो ये प्रजाति खतरे में पड़ जाती है, पॉलिनेशन रुक जाता है और उनके अंदर स्पीसीज एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इकोसिस्टम में बैट जो होता है फ्लाइंग फॉक्स, उसको एक की स्टोन स्पीसीज मानी जाती है, क्योंकि उनके द्वारा दूसरी स्पीसीज का अस्तित्व भी बना रहता है। तो चमगादड़ के द्वारा परागण की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है चिरोप्टेरोफिली, और ये कुछ विशेष प्रकार के प्लांट में पाई जाती है। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक तो आपका एडेनसोनिया होता है। एडेनसोनिया जो होता है जिसे अपन कल्पवृक्ष कहते हैं, और दूसरा उसका उदाहरण जो है वो किगेलिया है। एक किगेलिया होता है, किगेलिया। ये दोनों प्लांट जो है इसमें चमगादड़ के द्वारा परागण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो ये कुछ हमने शॉर्ट आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया है। और परागण की प्रक्रिया के पश्चात जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद में उस पोलन ग्रेन की प्रोटीन के द्वारा स्टिग्मा का रिकॉग्निशन होता है कि वो स्टिग्मा कॉम्पेटिबल है या फिर इनकॉम्पेटिबल है। यदि वो इनकॉम्पेटिबल है तो वहाँ पे आपके कैलोस प्लग का निर्माण होता है, जिसके कारण आपके उनका प्रोसेस रुक जाता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ का। और अगर ये कॉम्पेटिबल है तो फिर पोलन ट्यूब, उस पोलन ग्रेन में से जो जर्म पोर है उसके थ्रू आपके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, पोलन ट्यूब जो होता है उसमें पोलन ट्यूब की जो निकासी है वो आपके इंटाइन के थ्रू होती है। तो पोलन ग्रेन में जहाँ पे एक्साइन है वो बिल्कुल ही थीन लेयर के रूप में है, तो वहाँ डायरेक्ट इंटाइन जो होती है वो आपके पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। और ये अगर आपके मोनोकॉल्पेट पोलन ग्रेन है तो एक ही पोलन जर्म पोर होता है, और अगर ट्राइकॉल्पेट है तो 3 जर्म पोर इसमें पाए जाते हैं। हालांकि कुछ प्लांट में इससे ज़्यादा भी जर्म पोर यानी कि 8 से 10 की संख्या में पोलन ट्यूब भी देखी गई है। तो यहाँ पे इंटाइन है वो पोलन ट्यूब के रूप में प्रवेश करती है और उसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस पोलन ट्यूब के टिप में आ जाता है, और सारा जो साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस होकर के पोलन ट्यूब की टिप पे आ जाता है, जहाँ पे उसकी ग्रोथ पाई जाती है। और उसके पीछे पीछे जैसे पोलन ट्यूब ग्रोथ करते हैं तो उसके पीछे पीछे कैलोस प्लग का निर्माण होता है, ताकि वो जो साइटोप्लाज्म है वो बैक रिवर्स नहीं हो। अब उसके पीछे जो आपके जनरेटिव सेल होती है, जनन कोशिका, उसके डिवीजन से जो 2 आपके न्यूक्लियाई बनते हैं, या उसको स्पर्म कहते हैं या मेल गैमेट कहते हैं, वो उसके पीछे पीछे है वो रन करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टिग्मा एक सिंपल आपको हमने डायग्राम बनाया है कि इसमें पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, यानी पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन से लगा करके डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। इनको ये 7 हेडिंग में डिवाइड किया है। सबसे पहला परागकणों का अंकुरण होता है, पोलन ग्रेन है, ये जर्मिनेट होते हैं, तो उसमें मोनोकॉल्पेट है, ट्राइकॉल्पेट है या मल्टीकॉल्पेट है, ये पोलन ग्रेन है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि एक स्टिग्मा पे हजारों सैकड़ों की संख्या में पोलन ग्रेन एक साथ जर्मिनेट होते हैं, और उतनी ही संख्या में पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। क्योंकि ये दिमाग में नहीं लाना कि भाई एक स्टिग्मा में एक ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा, एक ही पोलन ट्यूब बनेगी, नहीं, अनेकों पोलन ट्यूब साथ साथ बनती है और उनका कंटिन्यूस ग्रोथ होता है। स्टडी के लिए अपन एक पोलन ट्यूब की एंट्री को दर्शाते हैं। ये सारी पोलन ट्यूब है वो आपके स्टाइल में क्या होती है, ल्यूमेन होती है। हालांकि स्टाइल का अगर अपन आगे देखेंगे अलग अलग प्रकार की होती है, उस स्टाइल की ल्यूमेन से होते हुए पोलन ट्यूब आगे जो है ओवरी के अंदर, ओवरी में जहाँ प्लेसेंटेशन में जिस पोजीशन में ओव्यूल लगे रहते हैं, ओव्यूल का टाइप क्या है उसके आधार पे ये पोलन ट्यूब है फिर ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है। अब पोलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री क्या है वो भी अलग अलग प्रकार की है, और उसके बाद में फिर एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है, और जहाँ पे उसका मेल गैमेट का डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को सबसे पहले परागकणों का अंकुरण के रूप में है। फिर पराग नलिका का मार्ग क्या होगा, पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक में प्रवेश, और उसके बाद नर युग्मकों का विसर्जन कैसे होता है, डिस्चार्ज होता है। और जैसे ही होता है तो उसमें युग्मक जो सलीन होता है, गैमेटिक यूनियन, जैसे आप जानते हो एक नर युग्मक एक के साथ फर्टिलाइज होकर के आपके सिनगैमी का निर्माण करते हैं, जाइगोट बनता है। दूसरा जो लेस एक्टिव मेल गैमेट है जो पीछे रन करता है वो आपके
सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होकर ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है और ये दोनों प्रोसेस कहलाते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। और दिस फिनोमेना इज यूनिक टू एंजियोस्पर्मस प्लांट्स एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय नावासिन। अब अपन सबसे पहले इस चित्र को देखिए आप, यहाँ पे ये स्टिग्मा है और यहाँ पे अनेकों पोलन ग्रेन एक साथ जर्मिनेट होते हैं। ये जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा है। अब इसमें डिपेंड करता है कि जो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के पश्चात उसका पाथ कितना लंबा होगा, ये डिपेंड करेगा कि स्टाइल की लेंथ क्या है, स्टाइल कितनी वर्तिका कितनी लंबाई की है। अब जैसे मैंने बताया कि मान लो पेपावर है या फिर आर्जिमोन है तो उसमें रिड्यूस्ड स्टाइल होता है, तो उस केस में स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते ही जल्दी ही वो ओवरी में ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं, तो उस केस में सीड प्रोडक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अगेंस्ट में अगर अपन मेज में देखा है, जिया मेज में, तो वहाँ पे स्टाइल काफ़ी लंबी होती है, तो उस केस में पराग नलिका को बहुत ही लंबा पाथ है वो आपके रन करना पड़ता है। तो ये सभी प्लांट में अलग अलग होता है। तो ये जैसे एक पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, ऐसे ये बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये पोलन ट्यूब जो है इस स्टाइल के अंदर क्या होता है, स्टाइल में अलग अलग आपके ल्यूमेन होती है। तो उसके बाद में ये आपका ओव्यूल है, ये एनाट्रापस ओव्यूल को दर्शाता है। एंटीपोडल सेल ऊपर है, ये आपकी पोलन न्यूक्लियस है, ये पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो साइक है। एग एपरेटस है जिसमें दो सिनर्जिड साइक कोशिका और एक अंड कोशिका ये मिलकर के अंड समुच्चय कहलाता है। और उसके बाद में ये ऊपर न्यूक्लियस है और ये उसकी वेस्कुलर सप्लाई है, ये पूरी फूला हुआ भाग है, ओवरी है, स्टाइल और स्टिग्मा। तो ये नॉर्मल एक एलएस का डायग्राम आपको दिखा रहा है। तो ये पोलन ट्यूब यहाँ से ये प्रवेश करती है। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब का जो एंट्री है वो आपके माइक्रोपिलर एंड से होती है, ये पोरोगैमी कहलाती है, आगे अपन देखेंगे। तो ये नॉर्मल एक डायग्राम आपको होना चाहिए। अब अपन परागकणों का अंकुरण कहते हैं, तो परागकणों का अंकुरण क्या होता है ये आपको बता दिया कि इसका रिकॉग्निशन होता है, कॉम्पेटिबल स्टिग्मा है, इसके बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं और पोलन ट्यूब बनती है और उसके बाद में इसमें कुछ प्रोटीन का रिकॉग्निशन भी होता है। इसके बाद में फिर पराग नलिका का मार्ग जो देखिए, जैसे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं तो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट स्टिग्मा पे होने के बाद ये नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब उसमें जब बात करते हैं स्टाइल के अंदर, तो स्टाइल किस स्टाइल की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपके तीन अलग अलग प्रकार की होती है। एक कहलाती है ओपन स्टाइल, ओपन स्टाइल, एक कहलाती है आपके हाफ क्लोज्ड स्टाइल, हाफ क्लोज्ड स्टाइल, और तीसरी कहलाती है क्लोज्ड स्टाइल। ये तीन प्रकार की वर्तिका होती है। ओपन स्टाइल जो होती है वो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जैसे पेपावरेसी वगैरह में काफी। तो उस केस में अगर स्टाइल के अंदर ओपन है, बीच में से अगर ल्यूमेन है, तो पोलन ट्यूब की पाथ है वो काफी फास्ट हो जाता है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें हाफ क्लोज्ड स्टाइल पाई जाती है। इसका मतलब स्टाइल की जो ल्यूमेन है वो आपके छोटी होती है और उसका साइड का है वो आपके कंप्रेस्ड टिश्यूज के द्वारा ये दबी हुई रहती है। तो उसमें पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए आपके अलग अलग प्रकार के उनको एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ता है और एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो ये हाफ क्लोज्ड स्टाइल आपके जैसे कैक्टसी में पाई जाती है, ये बेस्ट एग्जांपल है। और इसके अलावा क्लोज्ड स्टाइल की बात करते हैं, तो क्लोज्ड स्टाइल के अंतर्गत अपन जब देखते हैं तो उसके अंतर्गत आपके कुछ प्लांट है जैसे धतूरा है, डेटूरा है, गॉसिपियम है, उसमें क्लोज्ड स्टाइल पाई जाती है। क्लोज्ड स्टाइल के केस में जो सेल्स होते हैं उसमें जो पोलन ट्यूब होती है तो उनके द्वारा कुछ केमिकल एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है और ये आपके पैक्टिनेज एंजाइम इस टाइप के होते हैं जो कि उसके पैक्टिन मेटेरियल जो होता है मिडल लैमेला का वो डिजेनरेट करते हैं, जिसके कारण उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस बड़े हो जाते हैं और इस प्रकार से पोलन ट्यूब है वो ग्रोथ करती है। ऐसा मानते हैं कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो कीमोटैक्टिक एक्टिविटी के द्वारा होती है और इस प्रकार से ये पाथ है वो आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे स्टाइल ओपन स्टाइल, हाफ क्लोज्ड स्टाइल और क्लोज्ड स्टाइल, तीन प्रकार की स्टाइल वो पाई जाती है। इस प्रकार से पोलन ट्यूब का वृद्धि होती है। जैसे जैसे पोलन ट्यूब की वृद्धि हो रही है, पाथ इसका जो स्टाइल के थ्रू है, तो अब अपन नेक्स्ट पराग नलिका की वृद्धि की बात करते हैं कि पराग नलिका में जो मोस्ट ऑफ जो कंडेंस जो साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अलग अलग प्रकार के आपके न्यूट्रिएंट्स, ये जिसमें जिंक जो है एक पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए जिंक का होना आवश्यक है। जिंक की कमी के कारण ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये टिप पे होता है, इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो कन्फाइंड ओनली टू टिप रीजन। पराग नलिका की वृद्धि केवल उसके शीर्ष भाग में ही होती है, क्योंकि शीर्ष भाग के जस्ट पीछे कैलोस प्लग बनते हैं, जिसके कारण वो बैक नहीं जाता साइटोप्लाज्म और आगे आगे बढ़ता रहता है।
तो इसलिए केवल टिप रीजन पे ही उसकी ग्रोथ होती है और सबसे आगे उसमें ट्यूब न्यूक्लियस रहता है, वो रन करता है और जैसे ही ये पोलन ट्यूब एंट्री करती है ओव्यूल में, ट्यूब न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है और फिर वो मेल गैमीट है वो आपके हेल्प करता है। तो पराग नलिका की वृद्धि के बाद में फिर आपके पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश देखिए, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है और उसके बाद में पराग नलिका का भ्रूणकोष में प्रभाव और उनका नर युग्मकों का विसर्जन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो इनटू ओव्यूल बीजांड में, तो ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 चित्र आपको दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में जैसे ये एनाग्रामस ओव्यूल है, यहाँ देखिए पोलन ट्यूब जो आ रही है और इस पोलन ट्यूब का माइक्रोपिलर रीजन, ये माइक्रोपाइल है, एग एपरेटस, एम्ब्रियो सेक, सिनर सेक से ये, और इसमें माइक्रोपिलर रीजन के थ्रू इसमें एंट्री होती है। हमने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि माइक्रोपिलर रीजन के आसपास फ्यूनिकल या प्लेसेंटल सेल्स के द्वारा कुछ एक स्ट्रक्चर कुछ प्लांट में भी दिखे गए, इसको ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। ये हर एक प्लांट में नहीं होते, कुछ प्लांट में होते हैं ऑब्ट्यूरेटर या सेतुक, और उनके द्वारा पोलन ट्यूब के पाथ को निर्धारित किया जाता है। तो इसके द्वारा फिर ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू है मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में इसकी एंट्री होती है। तो इसको कहते हैं पोरोगेमी। पोरोगेमी का मतलब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपिलर रीजन। सेकंड जो है इसमें आपको 3 चित्र ये बनाने होते हैं ABC। सेकंड बात करेंगे जिसमें अपन बात करेंगे चेलाजोगेमी। अब जो चेलाजा जो होता है, चेलाजा यानी विभागीय प्रवेश चेलाजोगेमी, यहाँ पे ये देखिए ये ऊपर चेलाजा है, ये माइक्रोपाइल है, उसका ये भाग पूरा चेलाजा कहलाता है। तो चेलाजा के थ्रू कभी कभार ऊपर से ये चेलाजा को प्रवेश करते हुए पोलन ट्यूब है वो अंदर प्रवेश कर रही है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये पोलन ट्यूब बीजांड में कहां से प्रवेश कर रही है, पूरा अंदर की ओर नहीं देखना है। अब देखो यहाँ पे पोलन ट्यूब का ट्यूब है, तो ये माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर प्रवेश किया है। यहाँ पे पोलन ट्यूब का ट्यूब ये चेलाजा के यहाँ से प्रवेश किया। अब आगे भले वो कहीं भी जाओ, एंट्री कहां से हो रही है नोट करना है। तो ये चेलाजा यहाँ है, ये नाम लिखना है, ये आपका चेलाजा है, इसके थ्रू एंट्री हुई है। और फिर आगे की एंट्री तो पोरोगेमी यानी कि माइक्रोपाइल के थ्रू ही होनी है, लेकिन ओव्यूल में एंट्री है वो चेलाजा के थ्रू होती है, चेलाजोगेमी कहलाती है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल नॉट एम्ब्रियो सेक, तो ये चेलाजोगेमी। इसके बाद में फिर बात आती है तीसरी, जिसमें कभी कभार क्या होता है इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, मोस्टली आउटर इंटेग्यूमेंट सबसे बाहर होता है, उसके अंदर इनर इंटेग्यूमेंट। यदि वो बाई टेक्निक ओव्यूल है तो इंटेग्यूमेंट के थ्रू यहाँ ओव्यूल हो रही है, एंट्री यहाँ से हो रही है अध्यावरण के थ्रू, तो ये मिडिल भाग कहलाता है, इसलिए इसको कहते हैं मेसोगेमी, मध्य प्रवेश। इसके बाद माइक्रोपाइल के थ्रू। तो ये 3 प्रकार का आपके अलग अलग प्रकार की ये एंट्री जो आपको देखने को मिलती है, और बीजांड द्वारी प्रवेश मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है। इसके अलावा आपके ये केजुराइना चेलाजोगेमी पाई जाती है, केजुराइना और जगलेंस रेजिया, ये 2 आपको याद रखना। केजुराइना सबसे पहले केजुराइना में डिस्कवर किया था, इसके बाद जगलेंस रेजिया उसमें होता है, और थर्ड जो है इसमें मीजोगेमी है, ये आपके कुकुरबिटेसी और एल्केमिला, कुकुरबिटेसी के ज्यादातर प्लांट एल्केमिला में पाया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतनी चर्चा करेंगे क्योंकि टॉपिक और लंबा है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का पार्ट जो है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट का डिस्चार्ज क्या होता है, और साथ में ही अपन एम्ब्रियो सैक की सप्लाई के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।